हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आई क्यू। और स्टडी आई क्यू के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा सेट 51 स्टैटिक जनरल नॉलेज का। और इसको लेके आ रहा हूँ मैं, मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल। आगे बढ़ते हैं। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं एंड दिस इज़ माय जीमेल आईडी लिंक। यहाँ पे अपने डाउट एग्जाम पेपर सेंड कर सकते हो। ट्विटर के ऊपर डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलें। टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जितने भी आपके लेक्चर्स होते हैं और पीडीएफ्स होती हैं वो यहाँ पे शेयर की जाती हैं डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से। चाहे आपका मॉर्निंग इवनिंग लेक्चर हो, कोई भी यहाँ पे शेयर कर दिया जाता है टाइम पे। और आप मेरा कोर्स खरीद सकते हैं, जीएस कोर्स, जो हमारा बेस्ट सेलिंग कोर्स है स्टडी आईक्यू के ऊपर। आपको क्या करना है, आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, ऐप का लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड कीजिए, बेस्ट सेलिंग कोर्स में जाइए और जीएस कोर्स बाय डॉक्टर विपिन गोयल आपको नज़र वहाँ पे आ जाएगा। अगर किसी भी स्टेट एग्जाम, एसएससी, रेलवे, डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये कोर्स हेल्प करेगा। और इसके अंदर जो है 250 वीडियोस दी गई हैं, 250 प्लस वीडियोस हैं। पीडीएफ आपको मिलेगी हर लेक्चर की, डाउनलोड ऑप्शन आपको मिलेगा, 2 साल तक आप इन वीडियोस को देख सकते हो। कोई सेक्शन इसके अंदर जो है अपडेट चल रहा है, तो इस कोर्स को आप परचेज करके अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हो। और देखिए जी, आज हमारा स्क्रीन के ऊपर पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, क्रायोजेनिक्स क्या होता है। देखिए, क्रायो वर्ड कहीं पे भी वर्ड आ जाए ना, क्रायो वर्ड कहीं पे भी आ जाए तो उसका मतलब क्या होता है, लो टेम्परेचर। सो क्रायोजेनिक्स क्या होगा, लो टेम्परेचर के ऊपर बात आएगी। दैट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द वेरी लो टेम्परेचर, यानी कि बहुत कम तापमान का वैज्ञानिक अध्ययन को हम क्या कहते हैं, क्रायोजेनिक्स कहते हैं। और आप देखे होंगे क्रायोजेनिक्स इंजन वगैरह, क्रायोजेनिक्स बात करते हैं जब हम जो आई मीन टू से जो हम जीएसएलवी वगैरह यूज़ करते हैं, पीएसएलवी, तो उसमें आप क्रायोजेनिक इंजन वर्ड यूज़ करते हो। तो क्योंकि उसका मतलब क्या है कि लो टेम्परेचर के ऊपर जो है आप जो फ्यूल है बर्न कर रहे हो। और यही वर्ड आपको कई बार पेपर में आ जाता है, क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन वर्ड भी आ जाता है। क्रायो प्रिजर्वेशन का मतलब -195 डिग्री सेंटीग्रेड, इतनी माइनस डिग्री के ऊपर जो है आप किसी भी चीज़ को आप प्रिजर्व करके रखते हो, तो दैट इज कॉल्ड क्रायो प्रिजर्वेशन। ये चीज़ ध्यान रखना। तो आंसर क्या बनेगा आपका, सी ऑप्शन, बहुत कम तापमान। नेक्स्ट है, एन एस्पेक्ट ऑफ इनपुट आउटपुट कंट्रोलर ऑफ द डेटा लॉजिक इज कॉल्ड। जो इनपुट आउटपुट का डेटा लॉजिक है उसके कंट्रोलर के पहलू को क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड बफरिंग। बफरिंग इसको कहा जाता है। तो आंसर इज थर्ड ऑप्शन, बफर करना, बफरिंग इज द राइट आंसर। अच्छा, एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा मैं, यहाँ पे हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था, साइंटिफिक स्टडी ऑफ डस्ट। अच्छा, इसका आंसर सी था ना, साइंटिफिक स्टडी ऑफ डस्ट अगर पूछा जाए तो पेलियोनोलॉजी, पेलिनोलॉजी पूछा जा सकता है आपको। और हीट की स्टडी को थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, और बहुत सारी हीट्स और हीट एनर्जी की स्टडी को थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर थर्ड, और सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर आपका बफरिंग बनेगा, थर्ड ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट है, विच साइंटिस्ट डिस्कवर द रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडियम। रेडियम किसने डिस्कवर किया था, रेडियम डिस्कवर किया था मैरी क्यूरी ने, मैडम मैरी क्यूरी ने। और इनको नोबेल प्राइज़ मिला था, इनको केमिस्ट्री की फील्ड में रेडियम के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था। और ये एक ऐसी महिला हैं जिनको 2 बार जो है नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है, एक केमिस्ट्री के अंदर, एक फिजिक्स के अंदर। फिजिक्स के अंदर जो इनको अवार्ड मिला था दैट इज़ फॉर द रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी के लिए मिला था। रेडियो एक्टिविटी के लिए 3 लोग इन्वॉल्व थे। एक तो मैरी क्यूरी थी, इनके हस्बैंड पियरी क्यूरी भी थे, और एक वन मोर इज द जो मेन इंपॉर्टेंट पर्सन है दैट इज हेनरी बैकुरल। हेनरी बैकुरल जो थे वो मेन थे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बनेगा, ए ऑप्शन, दैट इज मैरी क्यूरी इज द करेक्ट आंसर। और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कौन से होते हैं, जिनमें से अल्फा, बीटा और गामा रेज निकलती हैं। अब यहाँ पे आंसर ए बन गया। तो यहाँ पे न्यूटन लिखा गया है जी, आइजैक न्यूटन। न्यूटन ने जो है फोर्स के बारे में बताया था, लॉज ऑफ मोशन के बारे में बताया था। एल्बर्ट आइंस्टाइन की अगर मैं बात करूं तो इनको नोबेल प्राइज़ मिला था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए जो है इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। इसमें क्या था कि अगर एक लाइट यहाँ से आके टकराती है तो यहाँ से जो है आपकी डिस्प्लेस कर जाती है, यानी कि आपका रिफ्लेक्शन देखने को आपको मिलता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर। और नेक्स्ट है बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन कौन है, इन्होंने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बारे में आपको बताया था, और प्लस इन्होंने लाइटनिंग रॉड की जो है इन्वेंशन भी करी थी, लाइटनिंग रॉड की भी इन्वेंशन करी थी। तो आंसर इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन, मैरी क्यूरी। नेक्स्ट है, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर प्रेशर। प्रेशर को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट कौन सा होता है, बैरोमीटर। तो आंसर इज बी ऑप्शन। यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर आना चाहिए, वायुमंडल दाब आना चाहिए। तो आंसर इज बी ऑप्शन, वायु जो है आपका थर्मोमीटर, और सॉरी दैट इज कॉल्ड बैरोमीटर। बैरोमीटर को डिस्कवर किसने किया था, टॉरिस सैली ने।
टॉरिसेली ने। और इसी कारण जो प्रेशर के यूनिट जो होते हैं वो बार भी होते हैं, वो टॉर भी उसको आप कह देते हैं, टॉर से टॉरिसेली आप याद रखेंगे। तो आंसर इज बी ऑप्शन। बैरोमीटर की रीडिंग एकदम से जो है नीचे गिर जाए तो आपका जो है तूफान आने वाला है, धीरे धीरे नीचे गिरे तो बारिश होने वाली है, रेन आने वाली है। और यहाँ पे अगर धीरे धीरे ऊपर उठ रही है, धीरे धीरे ऊपर उठ रही है तो आसमान जो है साफ है, क्लियर वेदर है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर क्या करता है? हवा, विंड की स्पीड, वेलोसिटी, डायरेक्शन वगैरह को मापता है। हाइग्रोमीटर ये ह्यूमिडिटी, आर्द्रता को मापता है कि हवा के अंदर कितना नमी है, ये जानता है। और थर्मोमीटर, थर्मोमीटर जो होता है ये आपके टेम्परेचर को मापता है, ठीक है। तो आंसर इसमें क्या बन गया जी आपका? डेट इज बी ऑप्शन जो है बैरोमीटर इज द करेक्ट आंसर, बैरोमीटर। फ्रीडम फ्रॉम फियर इज बुक रिटन बाय। फ्रीडम फ्रॉम फियर यानी कि फियर ही डर है जी आपको फ्रीडम का, ये बुक किसने लिखी थी? ये लिखी थी इट्स ऑंग सान सू क्वी ने, यानी इस थर्ड ऑप्शन क्या बनेगा? राइट आंसर। और इसके अंदर जो है, इस बुक के अंदर जो है इन्होंने लिखा था कि विमेन ऑफ डेस्टिनी, यानी कि बर्मा की, ये बर्मा से बिलोंग करती हैं, म्यांमार से, उनकी जो है डेस्टिनी कैसे होगी तो इस बुक के अंदर जो है लिखा हुआ था। तो ये नोबल जो है पीस प्राइज जो है इनको मिला हुआ है, विनर ऑफ द नोबल पीस प्राइज, ठीक है, ये ध्यान रखना। फ्रीडम फ्रॉम फियर, आंसर इज थर्ड ऑप्शन। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हैज़ लेड टू। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है यूरोप के अंदर 1750 में देखने को मिला था, मेनली ब्रिटेन के अंदर देखने को मिला था। उस टाइम पे क्या था कि पूरी गाड़ियाँ और आर्मी का सामान, आपका नेवी, एयरफोर्स, बहुत सारी चीज़ें बनने लग गई, फैक्ट्रीज, बहुत सारा कुछ चलने लग गया था। जब आप इस तरह चीज़ें इन्वेंट करोगे तो ऑब्वियसली बात है सबसे पहला जो असर पड़ना है वो आपके एटमॉस्फेयर के ऊपर पड़ना है, दैट इज कॉल्ड इंक्रीज पॉल्यूशन। पॉल्यूशन ज़्यादा देखने को आपको मिल गया था, बढ़ता हुआ प्रदूषण देखने को मिला था, क्योंकि फैक्ट्री चलाने के लिए आपको कोल, डीजल वगैरह की ज़रूरत थी। तो इससे क्या होगा? सबसे ज़्यादा जो है पोल्यूशन बढ़ने वाला है। और इसका जो इफेक्ट है बाकी फिर जाके फॉरेस्ट के ऊपर, वाइल्ड लाइफ के ऊपर, इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस देखने को आपको मिलेंगी। लेकिन पहले का रीज़न क्या बनेगा? पोल्यूशन बढ़ेगा तो हो जाके ये सारी चीज़ें होंगी। तो आंसर इज सेकंड ऑप्शन। ओरिजिन ऑफ लाइफ बाय नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक चयन द्वारा जीवन की उत्पत्ति, ये बुक जो है किसकी है? ये है जी चार्ल्स डार्विन की। तो आंसर क्या बनेगा आपका? थर्ड ऑप्शन, चार्ल्स डार्विन। और चार्ल्स डार्विन ने थ्योरी किसकी दी थी? नेचुरल सिलेक्शन की जो है थ्योरी दी थी, थ्योरी की, प्राकृतिक चयन की जो थ्योरी दी थी वो चार्ल्स डार्विन ने दी थी। और यहाँ पे लिखा हुआ है ह्यूगो डिवरीज जो हैं इन्होंने जो है एक कॉन्सेप्ट दिया था म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब क्या होता है? अगर सपोज करो कि आपका जेनेटिक कंपोजिशन है, आपके 23rd क्रोमोजोम है, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम है, उसके अंदर कुछ भी बदलाव आ जाए, सडन चेंज आ जाए, तो दैट इज कॉल्ड म्यूटेशन। और ये हमेशा जैसे यूवी रेज होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, केमिकल रिएक्शंस होती हैं आपकी बॉडी के अंदर, तब आपकी ये म्यूटेशन देखने को मिलती है। और नेक्स्ट है लेमार्क। सो लेमार्क ने जो एक बुक लिखी थी दैट इज कॉल्ड फिलोसफिक जूलॉगिक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिलोसफिक जूलॉगिक, ठीक है। और इन्होंने भी जो है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के बारे में बताया था, एवोल्यूशन के बारे में बताया था लेमार्क और डार्विन ने। और आंसर इसका क्या बनेगा जी आपका? थर्ड ऑप्शन, दैट इज चार्ल्स डार्विन। इन ऑपरेटिंग सिस्टम राउंड रोबिन स्केड्यूलिंग मीन्स, इसका मतलब क्या होता है कि जो सीपीयू है, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट है, वो एग्जीक्यूट करने के लिए प्रोसेस कर रहा है, दैट इज इसका आंसर क्या बनेगा? ए काइंड ऑफ स्केड्यूलिंग, दैट इज ए ऑप्शन क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा। ए काइंड ऑफ स्केड्यूलिंग इज कॉल्ड राउंड रॉबिन स्केड्यूलिंग। हाउ मैनी बिट्स आर इक्वल टू 1 बाइट? बाइट क्या है जी? ये है जी 1 बाइट 8 बिट्स के बराबर होता है। तो आंसर क्या बनेगा आपका? ए ऑप्शन। और किलो बाइट आपका ये देख लो जी 1024 बाइट हो गया, मेगाबाइट 1024 किलोबाइट, गीगाबाइट 1024 मेगाबाइट, टेराबाइट 1024 गीगाबाइट। तो इस तरीके से जो है ये सारी की सारी जो है पिक्चर आपको नज़र आ रही है किस तरीके से, और ये बाइट्स और बिट्स वगैरह ये सारी चीज़ें देखने को आपको मिलेंगी। और बिट्स का मतलब क्या होता है? 0 और 1। और निबल का ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे, मैंने आपको पहले ऑलरेडी बता रखा है, लास्ट क्लासेस में बताया था। निबल के बारे में आप मुझे बताएंगे। और बाइट होता है 8 बिट्स। तो आंसर इज ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। हु इन्वेंटेड पेनिसिलिन? पेनिसिलिन जो है इन्होंने इन्वेंट करी थी, डेट इज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जी ने। और इन्होंने फंगस से जो है डिस्कवर करी थी, फंजाई और फंगस से, डेट इज कॉल्ड
पेनिसिलियम नोटेटम से जो है ये डिस्कवर करी थी एंटीबायोटिक। तो आंसर क्या बनेगा आपका ए ऑप्शन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। लुइस पास्चर लिखा गया है, लुइस पास्चर ने रेबीज के लिए वैक्सीन डिस्कवर करी थी। और रेबीज अगर कुत्ते को हो जाए, पागल कुत्ते को हो जाए रेबीज, तो अगर वो आपको काट ले तो आपको भी रेबीज हो जाता है और उसके बाद आपको डर लगने लग जाता है पानी से, इसीलिए हम उसको हाइड्रोफोबिया के नाम से भी जानते हैं। और लुइस पास्चर ने एक और कॉन्सेप्ट दिया था, पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क, यानी कि जो हम दूध, पैकेट वाला दूध पीते हैं तो वो पास्चराइज्ड मिल्क होता है, क्योंकि उस दूध को इतने टेम्परेचर के ऊपर गर्म किया गया है ताकि उसके अंदर जितने भी बैक्टीरियाज की ग्रोथ है वो खत्म हो जाए। दैट इज 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 30 मिनट ए और 71.7 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 15 सेकेंड। तो ये जो टेम्परेचर है ये आपको याद रखना है, इतना टेम्परेचर के ऊपर आप गर्म करके जो अपने बैक्टीरियाज हैं उनको खत्म कर देते हो। और नेक्स्ट है एडवर्ड जीनर। एडवर्ड जीनर बहुत इंपॉर्टेंट है जी, इन्होंने स्मॉल पॉक्स के लिए जो मेडिसिन डिस्कवर करी थी, वैक्सीन। और स्मॉल पॉक्स जो है वर्ल्ड से पहली ऐसी डिजीज थी जो खत्म हुई थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर इज ए ऑप्शन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। The section of the CPU that interprets and monitors the execution of the program instruction is, ये क्या होता है? जितने भी सिलेक्ट कर लो, इंटरप्रेट कर दो, मॉनिटर, एग्जीक्यूट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को, इसको क्या कहते हैं हम? कंट्रोल यूनिट इसको कहा जाता है, नियंत्रण इकाई इसको कहा जाता है। सी ऑप्शन क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा। ALU, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, जिसमें आप जो मैथमेटिकल आपकी कैलकुलेशन वगैरह होती हैं वो ALU के अंदर होती हैं। और मेमोरी जो आपकी स्टोरेज देखने को मिलती है। तो आंसर इस क्वेश्चन का क्या बनेगा? सी ऑप्शन, कंट्रोल यूनिट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक बियॉन्ड द लाइन्स एंड ऑटोबायोग्राफी? ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? ये ऑटोबायोग्राफी है किसकी जी? कुलदीप नायर जी की ये ऑटोबायोग्राफी है। थर्ड ऑप्शन क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा कुलदीप नायर। भारत रत्न इज डिजाइन लाइक द लीफ ऑफ, देखिए ये है जी लीफ, ये किसका लीफ लग रहा है? पीपल का। सो पीपल जो है आंसर क्या बनेगा आपका? सेकंड ऑप्शन बनेगा। और पीपल के ट्री के ऊपर जो है एक आपका ये एम्बलम है और सत्यमेव जयते लिखा गया है और दूसरी साइड भारत रत्न लिखा गया है। और ये देवनागरी स्क्रिप्ट के अंदर लिखा गया है, हिंदी में लिखा गया है देवनागरी स्क्रिप्ट के अंदर। सत्यमेव जयते जो है मुंडक उपनिषद के अंदर लिखा गया है, वर्ड मुंडक उपनिषद, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और वन मोर इज, भारत रत्न जो है हमारा इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, 1954 में दिया गया था पहली बार, कॉन्स्टिट्यूट भी तब किया गया था। और एक साल के अंदर मैक्सिमम आप 3 दे सकते हो। और पहला जो अवार्ड मिला था CV रमन जी को मिला था और सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को मिला था एंड C राजगोपालाचार्य जी को मिला था। तो एक साल में आप मैक्सिमम ही 3 दे सकते हो। तो आंसर इस क्वेश्चन का क्या बनेगा? सी, सेकेंड ऑप्शन, पीपल ट्री इज द करेक्ट आंसर। हु इज द ऑथर ऑफ ए सूटेबल बॉय? सूटेबल बॉय जो है बुक किसकी थी? ये थी विक्रम सेठ जी की। तो आंसर क्या बनेगा? ए ऑप्शन क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा। और यहां पे आपसे पूछा जा सकता है अनसूटेबल बॉय। अनसूटेबल बॉय जो है वो बुक किसकी थी? वो हमारे फिल्म जगत के बहुत बड़े डायरेक्टर दैट इज करण जौहर, करण जौहर की जो है बुक थी दैट इज अनसूटेबल बॉय। बट अदरवाइज सूटेबल बॉय विक्रम सेठ की बुक थी। तो आंसर क्या बनेगा आपका? ए ऑप्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। The author of the book My Experiments with Truth, the author of the book My Experiments with Truth, ये इस बुक के ऑथर कौन है? वो हैं जी कौन? ये ऑटोबायोग्राफी है किसकी जी? महात्मा गांधी जी की, मोहनदास करमचंद गांधी की। तो आंसर इस थर्ड ऑप्शन क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा। और महात्मा गांधी ने यंग इंडिया नाम का जो है पेपर लिखा हुआ है, यंग इंडिया बुक है इनकी। एंड वन मोर इज नवजीवन और वन मोर इज दैट इज हरिजन। ये सारे न्यूज़पेपर, जर्नल्स वगैरह इन्होंने लिखे हुए हैं। तो आंसर इज थर्ड ऑप्शन। और यहाँ पे एक ऑप्शन याद करो, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखा था इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम नाम की पुस्तक जो है इन्होंने लिखी थी। तो आंसर इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन, दैट इज MK गांधी। तो ये थे आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन। बाकी आप मेरा GS कोर्स परचेज कर सकते हैं, हमारा स्टडी IQ के ऊपर बेस्ट सेलिंग कोर्स है। इसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। किसी भी स्टेट एग्जाम, SSC, रेलवे, डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये कोर्स हेल्प करेगा। और आप मुझे ट्विटर के ऊपर फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर ज्वाइन करना मत भूलें। यहाँ पे सारे लेक्चर यहाँ पे शेयर कर दिए जाते हैं डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से। सो ये है फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक, यहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द बेस्ट, गुड लक, टेक केयर।